अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज का टॉपिक है हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। डिसऑर्डर्स यानी मसले मसाइल या प्रॉब्लम्स क्या हैं नर्वस सिस्टम की। चैप्टर 12 में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में सारा डिटेल पढ़ लिया। अब उसके डिसऑर्डर्स लास्ट में बताए गए हैं कि डिसऑर्डर्स क्या हैं, बीमारियां या ख़राबियां या प्रॉब्लम्स क्या हैं उसकी नर्वस सिस्टम की। तो इसकी हम टाइप्स देखते हैं। डिसऑर्डर्स जो हैं उनकी कुछ टाइप्स बताई गई हैं। कुछ जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं वो होते हैं वेस्कुलर, कुछ को हम कहते हैं वेस्कुलर डिसऑर्डर्स और कुछ होते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर्स। तो नंबर 1 कैटेगरी है हमारे पास वेस्कुलर डिसऑर्डर्स और सेकंड कैटेगरी है फंक्शनल डिसऑर्डर्स। फंक्शनल डिसऑर्डर्स अब इन दोनों का मतलब क्या है? वेस्कुलर डिसऑर्डर्स में क्या होता है, फंक्शनल डिसऑर्डर्स में क्या होता है? वेस्कुलर डिसऑर्डर्स जब ब्लड सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी इशू ब्लड सप्लाई से रिलेटेड होगा, ब्लड वेसल से रिलेटेड होगा, यानी जब ब्लड की सप्लाई सही तरह से नहीं हो सकी तो हम क्या कहेंगे, वेस्कुलर डिसऑर्डर। नर्वस सिस्टम को ब्लड सप्लाई सही तरह से नहीं हो रही। फंक्शनल डिसऑर्डर्स एबनॉर्मल जब डिस्चार्ज होगा नर्व इम्पल्सिस का, एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सिस। इम्पल्स किसे कहते हैं? मैसेज को, जो नर्व्स लेकर जाती हैं। अब अगर उनका एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, बॉडी को जितनी चाहिए थी ज़रूरत से ज़्यादा उनका डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे एबनॉर्मल डिस्चार्ज है नर्व इम्पल्सिस का। तो जब कोई कंट्रोल ही नहीं है नर्व इम्पल्सिस पर तो वह एबनॉर्मली डिस्चार्ज होंगी, तो इससे कौन सा डिसऑर्डर क्रिएट होगा? फंक्शनल डिसऑर्डर। तो वेस्कुलर डिसऑर्डर क्या है? ब्लड सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कहते हैं वेस्कुलर डिसऑर्डर्स। प्रॉब्लम इन ब्लड सप्लाई, abnormal discharge of nerve impulses is called functional disorder of nervous system। अब इनकी एक एक एग्जाम्पल के तौर पर इनको समझाने के लिए बताया गया है। जैसे वेस्कुलर डिसऑर्डर में क्या है, एग्जाम्पल दी गई है पैरालिसिस, एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पर पैरालिसिस। और इसी तरह से हम इसकी भी एग्जाम्पल एक पढ़ेंगे, एपिलेप्सी। अब इन दोनों में किस तरह से ब्लड सप्लाई कैसे मुतासिर हो रही है? पैरालिसिस क्या है? मसल्स ग्रुप्स का, बॉडी में मसल का कोई ग्रुप जो है वो जब काम करना छोड़ देता है, काम सही तरह से नहीं कर रहा, तो इसमें कौन अफेक्ट होते हैं? मसल्स। वो मसल्स कैसे अफेक्ट होंगे? जब उनको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी। ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना होने की कॉजेज़ क्या क्या हैं? क्या रीज़न है कि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर उन मसल ग्रुप्स को नहीं मिल रही है? बॉडी में किसी ख़ास जगह पर मसल्स जो हैं उनको ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर? पैरालिसिस, यानी वो वाली जगह काम करना छोड़ देगी। तो कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ हो सकते हैं रप्चर इन ब्लड सप्लाई, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियाँ जो हैं उनमें कोई ना कोई ख़राबी आ सकती है, कोई क्लॉट बन सकता है, इन ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग हो सकती है, खून जम सकता है। क्लॉटिंग है, रप्चर है, और उसके अलावा पोलियो वायरसेस अगर बॉडी में एंटर हो जाते हैं, अगर बॉडी में पोलियो वायरसेस आ गए हैं तो वो क्या क्रिएट करेंगे? पॉइज़न।
पॉइजन बाय पोलियो वायरस। ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं कि मसल्स को ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ना होने में। कॉजेज़ कौन कौन से हैं? रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल कहीं से डैमेज हो गई है, कहीं पर ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग बन गई है, ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। और तीसरा क्या है, अगर बॉडी में पोलियो वायरस एंटर हुआ है तो वो जाकर क्या करता है, पॉइजन बनाना शुरू कर देता है, जहर का काम करता है। तो ये सब की वजह से कोई ना कोई बॉडी का पार्ट, कोई मसल्स का ग्रुप अफेक्ट होता है और इसको हम कहते हैं पैरालिसिस। तो पैरालिसिस होता क्या है, बॉडी में ही कुछ पार्ट्स या पूरी बॉडी का या टांगे बाजू अपना काम करना जब छोड़ देते हैं तो हम इसे कहते हैं पैरालिसिस। तो पैरालिसिस अफेक्ट कर रही है या तो हमारे लोअर एक्सट्रीम पार्ट को, या कोई ख़ास मसल ग्रुप्स हैं बॉडी में, तो थोड़ा बहुत फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगी, या ओवरऑल ही एक साइड जो है वो काम करना छोड़ देती है। तो आमतौर पर हम इसे क्या कहते हैं, फॉलिज भी कहते हैं। तो पैरालिसिस में होता है कि हमारे मसल्स काम करना छोड़ देते हैं। एपिलेप्सी क्या होगा, नर्व इम्पल्सिस का डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं होगा तो हम कहेंगे ये फंक्शनल डिसऑर्डर है, और उसकी एग्जांपल हमने पढ़ी है एपिलेप्सी। आमतौर पर हम इसे क्या कहते हैं, सीजर, सीजर्स यानी दौरे पड़ना। तो उस पेशेंट को क्या होते हैं, दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे जिन्हें कहते हैं। तो उसमें होता क्या है, नर्व इम्पल्सिस ज़रूरत से ज़्यादा जब डिस्चार्ज हो रही हैं तो उस जो पेशेंट है उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, और ये एक टेम्परेरी डिजीज़ है। वक्ती तौर पर जो ब्रेन है वो अपना एबनॉर्मल स्टेट में आ जाता है। टेम्परेरीली ब्रेन क्या करता है, एबनॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो नर्व इम्पल्सिस का ज़रूरत से ज़्यादा डिस्चार्ज होना एपिलेप्सी का कॉज है, और इसमें होता क्या है, मरीज़ को दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। और रीज़न क्या होती है, अगर तो कोई वो यंग है, यंग पीपल में रीज़न क्या हो सकती है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी ये हो सकती है, यानी उनको विरासत में ही ये मिला हो, अपने पेरेंट्स से ये डिज़ीज़ मिली हो, जेनेटिक या डेवलपमेंटल। अगर जेनेटिक नहीं है तो हो सकता है कि उनकी डेवलपमेंट के दौरान ही उनमें कोई ना कोई ऐसा, कोई बॉडी में ऐसी कंडीशन हो, जब उनकी डेवलपमेंट हो रही थी तो उस दौरान कुछ ऐसा चेंज आया हो जिसकी वजह से उनको एपिलेप्सी या सीज़र, ये दौरे वगैरह पड़ते हैं। तो जेनेटिक डिजीज़ भी हो सकती है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर उनका डेवलपमेंट का इशू भी हो सकता है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट भी एपिलेप्सी हो सकती है। लेकिन अगर वो लोग जो 40 साल से ज़्यादा के हैं, जिनकी एज 40 ईयर से भी ज़्यादा है, अब उनमें क्या रीज़न है, यानी उनमें जेनेटिक भी नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन उम्र के साथ साथ, एज के साथ साथ एपिलेप्सी उनके अंदर शो हुई, तो क्या डिजीज़ मसला हो सकता है, उन्हें कोई ऐसी डिजीज़ जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, कोई बहुत ज़्यादा उन्हें मेजर डिजीज़ थी, उन डिजीज़ की वजह से एपिलेप्सी इनके अंदर हो सकती है। तो जो ओवर एज पीपल हैं 40 ईयर से ज़्यादा, उनमें मुख्तलिफ दूसरी सीरियस डिजीज़ की वजह से ये एपिलेप्सी हो सकती है, जबकि यंग पीपल में ये हो सकता है कि या तो जेनेटिक प्रॉब्लम ही हो, अगर जेनेटिक नहीं है तो हो सकता है कि उन्हें डेवलपमेंट के दौरान इसको जो है ये उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई हो। उसके अलावा इसमें एपिलेप्सी में ये है कि इसकी कोई ख़ास मेडिसन तो नहीं है, कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं है इसके लिए, ना कोई ख़ास इसका इलाज है, नो स्पेशल ट्रीटमेंट। कुछ मेडिसिन्स जो कि किस नाम से दी जाती हैं, एंटी, ये क्या चीज़ें हैं, मेडिसिन्स हैं कुछ, जो कि अगर ये वाला मरीज़ एपिलेप्सी वाला इस्तेमाल करेगा तो उसको कोई ना कोई असर इसका, ये उसको रोकने में, उसकी हेल्प करने में मददगार होंगी। वो मेडिसिन किस नाम से होती हैं, एंटी कन्वल्जेंट
एंटी कन्वल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक। तो इस नाम से कुछ मेडिसिन आती हैं जो एपिलेप्सी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 12 का डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। उसकी दो टाइप्स थी, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, फंक्शनल डिसऑर्डर्स। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स अगर वेसल्स में यानी ब्लड सप्लाई में कोई ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम आती है तब वेस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं। नर्व इम्पल्सिस अगर एबनॉर्मली डिस्चार्ज होती हैं तो फंक्शनल डिसऑर्डर हम इसे कहते हैं। इन दोनों का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस बताएं या कोई एक इनमें से। फिर इनके एग्जाम्पल के तौर पर बताएगी कि यहाँ पर क्या है, पैरालिसिस। पैरालिसिस में क्या होता है, बॉडी के कोई ख़ास पार्ट, कोई ख़ास मसल जो है वो अफेक्ट होते हैं। एपिलेप्सी क्या होता है, वक्ती तौर पर एक कंडीशन होती है जिसमें मरीज़ जो है वो एक एबनॉर्मल जो है वो बिहेवियर शो करता है। तो इसको कहते हैं फालिज भी कहते हैं। और इसके हमने कॉजेज़ पढ़े कि क्या क्या कॉजेज़ हैं। एपिलेप्सी में दौरे पड़ते हैं, वक्ती एक कंडीशन है, टेम्परेरी कंडीशन है यंग पीपल में। और जो 40 ईयर्स से ऊपर हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किस वजह से एपिलेप्सी हो सकती है, और इसका ट्रीटमेंट भी हमने लास्ट में देखा है। इसके अलावा इस चैप्टर के लास्ट में जो MCQs हैं उनके ये आंसर्स भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो आज का टॉपिक और ये चैप्टर नंबर 12 यहाँ पर हो गया ख़त्म।